वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट पर सरकार के बड़े मंत्रियों की प्रतिक्रिया क्या है, जानने के लिए सीधे चलते हैं पीयूष गोयल जी के पास, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं और इससे पहले बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। देश की इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पीयूष गोयल जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर है। 1 मई 2018 तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ देने का लक्ष्य है, लेकिन बजट इस बार 8,500 करोड़ का है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कितना वक्त और लगेगा सभी गांवों को जोड़ने में और कितने गांव बाकी हैं? दीपक जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एग्रेसिव टारगेट्स प्रधानमंत्री वित्त मंत्री मेरे ऊपर रखते हैं, क्योंकि उसी से हमारा विभाग काम अच्छा कर पाता है। जो 1000 दिन का टारगेट रखा 1 मई 2018 तक हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का, और दीपक जी आपको ख्याल में है कि ये वो गांव है जिनको इस देश में 68 वर्ष लगे बिजली पहुंचाने को। कोई पहाड़ों में है, कोई घने जंगलों में है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पूरा विभाग दिनों रात लगा हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपको बताते हुए कि आज तक 5,899 गांव पे विद्युतीकरण का काम पहुंच चुका है। जो वित्त मंत्री ने 23 फरवरी का आंकड़ा बताया, उससे भी 300 गांव ज्यादा, और हर हफ्ते लगभग हम 250-300 गांव के विद्युतीकरण का काम संपन्न कर रहे हैं। मार्च तक 7,000 गांव में हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2017 के अंत तक, वेल बिफोर टारगेट, हम देश में संपूर्ण गांव तक विद्युतीकरण पहुंचा देंगे और 2019 तक पूरे देश में हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे। चलिए, मैंने माना कि आप बिजली से गांवों को जोड़ देंगे, लेकिन बिजली की कमी पूरे देश में अभी भी है। मान लीजिए आपने एक गांव तक तार पहुंचा दिया, लोग तार को देखेंगे, बिजली नहीं मिलेगी, तो फिर वो सरकार के सामने और सवाल खड़े करेंगे। ऐसे में सरकार का प्लान क्या है? क्या आप सिर्फ तार देना पसंद करेंगे या तार के साथ बिजली? और अगर दोनों देंगे तो इस कमी को, जो बिजली की कमी है, उसको कैसे पूरा करेंगे? मैं आपकी बात को थोड़ा सा ठीक कर दूं। इस देश में बिजली उत्पन्न करने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। आज भी, आज के जो योजनाएं चालू हैं, उससे हम लगभग 1.5 बिजली बना सकते हैं। साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा पे जिस प्रकार से हमने फोकस किया है, मुझे कोई संदेह नहीं है ये बताते हुए कि अगले 5 वर्ष में इस देश में बिजली का आउटपुट डबल किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की समस्याएं हैं, आज बिजली होते हुए भी खरीदती नहीं है। हमने ट्रांसमिशन में इतना पैसा और इतना मेहनत करके देश भर को एक ग्रिड बनाया, उसको मजबूत बनाया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की क्षमता कम होने के कारण हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से गुजरात में चमत्कार किया था, मात्र 3-4 वर्ष में हर घर तक बिजली पहुंची, 24 घंटे बिजली पहुंची और सस्ती बिजली पहुंची, उसी प्रकार से हम देश भर में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे जोर दे रहे हैं। उदय योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को सक्षम बना रहे हैं। लगभग 1,80,000 करोड़ का लाभ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और उनके माध्यम से जनता को मिलेगा, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि ये मात्र तार नहीं, तार में 24 घंटे सस्ती अफोर्डेबल बिजली भी जनता को मिलेगी। पीयूष गोयल जी, ब्लूमबर्ग का जो एनर्जी आउटलुक है वो ये बता रहा है कि 2040 तक सोलर और विंड एनर्जी, ये बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़े सोर्स होंगे। लेकिन भारत की जो निर्भरता है वो परमाणु सेक्टर पर है, न्यूक्लियर पावर पर है, जो सबसे नीचे है इस पायदान में। ऐसे में भारत सरकार का कंटिजेंसी प्लान क्या है? सोलर और विंड ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उस पावर को बढ़ाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाने जा रही है? नवीकरणीय ऊर्जा पे जो फोकस और थ्रस्ट प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और ये उनके दिल की तमन्ना है, ये कोई जबरान नहीं कर रहे हैं, वो दिल से चाहते हैं कि पर्यावरण के प्रति हम संवेदनाशील हो, और हम एक ट्रस्टी के रूप में हैं। हमारे को ये जो विश्व मिला है, हमें एक ट्रस्टी के रूप में मिला है। अगली पीढ़ी को हमें एक साफ सुथरा अच्छा विश्व छोड़ना चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इससे ऊर्जा सुरक्षा भी भारत की
और मजबूत होती है। पीयूष गोयल जी, आप एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं। आपके पिताजी सबसे लंबे सर्विंग कोषाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। आप शायद मिडिल क्लास, उनकी मेंटालिटी, एक आम आदमी जो बीजेपी का कोर वोटर है, एक नॉर्मल व्यापारी जो बीजेपी का कोर वोटर है, उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। 5 लाख तक की आय वालों को मात्र 3,000 की छूट, होम लोन पर थोड़ी रियायत और 50,000 से कम का अगर घर आप लेते हैं तो ब्याज में थोड़ी सी छूट। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। कैसे डिफेंड कर पाएंगे इस बजट को नौकरी पेशा और इनकम टैक्स पेयर उन लोगों के पास जो 100% बीजेपी के वोटर हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने, सरकार ने एक पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा है और एक सुधरी हुई अर्थव्यवस्था में ब्याज के दर भी कम होंगे और साथ ही साथ महंगाई भी कम होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मध्यम वर्गीय लोग, साथ ही साथ जो किराया भरने वाले लोग हैं उनका 24,000 से 60,000 किया गया है। जो एनपीए स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में है, जिनकी जब भी पैसा मैच्योर होता था उस पर 100% पे टैक्स था, उसको 40% टैक्स फ्री किया गया। बाकी 60% पे भी एन्युटी में जाए तो वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। इसी प्रकार से नए घर खरीदने वाले, अफोर्डेबल घर खरीदने वालों को 50,000 की अधिक छूट दी गई है। तो अलग अलग तरीके से मध्यम वर्गीय लोगों का भी लाभ हुआ है इस बजट के माध्यम से। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर आऊं तब उसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि 2022 तक जो आय को, अगले 5 साल में जो आय को दोगुना करना है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और ये एक अच्छा सपना है, लेकिन असंभव सपना उन्हें लगता है। उन्हें लगता है कि अगर कृषि क्षेत्र की या किसानों की आय को 5 साल में दोगुना करना है तो उसके लिए जो ग्रोथ रेट होगी वो 14% होगी, जिसको पाना लगभग असंभव है, लगभग नामुमकिन है। तो इस सपने को सरकार कैसे पूरा करेगी? और साथ में मेरा यह भी सप्लीमेंट्री है कि 2019 में आपकी सरकार के 5 साल खत्म हो जाते हैं और सपना आपने देखा है 2016 से आगे 5 साल यानी 2021 तक का। तो 2019 के बाद तो आपकी जवाबदेही बचती नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही जाने माने अर्थव्यवस्था समझने वाले विश्लेषक हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने शायद ये बात को ठीक से गहराई से समझा नहीं है। जब फार्मर की इनकम डबल करने की बात होती है तो ये कोई एमएसपी डबल नहीं करना है। दीपक जी, आप ये समझेंगे कि फार्मर के जो कॉस्ट हैं उसको हमने महंगाई कम करके कंट्रोल किया है। भाई, ये तो जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा था कि उनका रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रहेगा और देश की जनता उस पर पास या फेल तय करेगी 2019 में। हमें पूरा विश्वास है, जिस सिंसियरिटी से, जिस ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, रेल मंत्री जी, सभी डिफेंस मिनिस्टर जी, सभी मिलकर जिस प्रकार से हम सबको भी मार्गदर्शन देते हुए साथ साथ में हम काम कर रहे हैं, सभी मिलके एक ऐसा अच्छा देश के सामने डेवलपमेंट का काम दिखाएगी जिसके रहते 2019 में जनता हमें जरूर एक और मौका देगी उनकी सेवा करने का।